क्लास करा रही हूं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एक होता है एसी और एक होता है डीसी। डीसी का मतलब डायरेक्ट करंट और एसी का मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट। अगर आपसे कोई पूछे कि कितने टाइप्स के करंट होते हैं तो दो होते हैं, वन इज योर एसी, अदर इज योर डीसी। डीसी मतलब डायरेक्ट करंट, एसी मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग नाम ही बता रहा है जो बदलेगा और डीसी नाम ही बता रहा है जो एक रहेगा। अगर करंट की डायरेक्शन ऑल ओवर टेन्योर सेम रहे तो आप उसको क्या बोलोगे? डीसी। अगर वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में करंट अपनी डायरेक्शन को चेंज करे तो आप उसको क्या कहोगे? एसी। ऑल्टरनेटिंग मतलब क्या है? बदल रहा है वो बार बार। डन। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर करंट अपनी डायरेक्शन को बदलेगा तो वो एसी है। अगर पूरे टेन्योर में उसकी डायरेक्शन सेम रहेगी तो वो डीसी है। तो आप लोग पढ़ सकते हो, इफ अ करंट फ्लोज ओनली इन वन डायरेक्शन, अगर आपका करंट फ्लो कर रहा है वन डायरेक्शन में तो वो क्या होगा बेटा? डीसी। और अगर वो बदल रहा है तो क्या होगा? एसी। तो आप लोग देख सकते हो यहां पे मैंने साफ साफ लिखा हुआ है करंट फ्लोज इन वन डायरेक्शन, इट रिवर्सेस डायरेक्शन आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यहां पर डायरेक्शन बदलेगी और ये कहा जाता है हमारे इंडिया में ना 1/100 सेकेंड के अंदर एक बार डायरेक्शन बदल जाती है। 1/100 सेकेंड्स के अंदर एक बार डायरेक्शन बदल जाती है इंडिया के अंदर। वन थिंग, डीसी है, करंट की डायरेक्शन एक है तो पोलैरिटी इसकी फिक्स होगी। पोलैरिटी क्या होगी इसकी? फिक्स। लेकिन अगर आप बात करते हो एसी के अंदर पोलैरिटी फिक्स नहीं है, कभी कुछ तो कभी कुछ। पता है क्यों? क्योंकि डायरेक्शन पल पल क्या हो रही है? बदल रही है। डायरेक्शन बदलेगी तो पोलैरिटी भी बदलेगी। व्हाट इज पोलैरिटी? नॉर्थ साउथ पोल। व्हाट इज पोलैरिटी? नॉर्थ साउथ पोल। अच्छा, आप इसको लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज नहीं कर सकते ट्रांसमिशन के लिए, बट इट कैन बी यूज्ड। इसका मतलब तेरे घर में पोल से आता है करंट। कहां से आता है? इलेक्ट्रिक पोल से। दूर से आ रहा है ना तो वो तेरा कौन सा करंट होगा? एसी। जो तो अपने सेल बैटरी से यूज करते हो, सेल और बैटरी दूर से तो नहीं आ रहा ना, तो वो तेरा कौन सा करंट होगा? डीसी। अच्छा जी, ये सेफ है हैंडलिंग में पर ये डेंजरस है। समझ गए मेरी बात? तो आपके पास एसी और डीसी में फर्क आता है तो आपको पता होना चाहिए। पहले ना इसका एक्सपेरिमेंटेशन था, उसमें तो बहुत अच्छा समझ में आता था कि किस तरीके से मतलब चेंज हो रहा है एसी के अंदर और किस तरीके से डीसी में आ रहा है। बट अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है क्योंकि हमारा वन शॉट है ये। वन शॉट में सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि डीसी में करंट की डायरेक्शन क्या होगी? वन। एसी में रिवर्स। पोलैरिटी क्या है? फिक्स्ड। पोलैरिटी क्या है? फिक्स्ड नहीं है। लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रेवल कराने के लिए आप इसको यूज कर सकते नहीं हो, पर इसको यूज कर सकते हो। सेफली हैंडल कर सकते हो। इसको सेफली हैंडल नहीं किया जा सकता, कोई दिक्कत। और हमारे इंडिया के अंदर 1/100 सेकेंड के अंदर डायरेक्शन चेंज हो जाती है। अब दैट डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, भैया एक इस इलेक्ट्रिक सर्किट का ना डायग्राम है एनसीईआरटी के अंदर बना हुआ है, आपको वो तक भी आना चाहिए। एक इस सर्किट का डायग्राम आपके एनसीईआरटी के अंदर बना हुआ है, वो भी आना चाहिए। आपके घरों में सप्लाई लाइंस आती हैं, आपके घरों में सप्लाई लाइंस आती हैं। देखो हम लोग जब भी अपने घर पे सर्किट करवाते हैं, कहने का मतलब है जब लेंटर डलने वाला होता है ना, लेंटर डलने से पहले ना आपके यहाँ पर आता है जो उसके अंदर ना तारे फिक्स करके जाता है, पाइप छोड़ के जाता है। मतलब जैसे आप पंखा लगवाते हो तो उसके लिए पाइप छोड़ के जाता है, राइट? लेंटर डलने से पहले ये काम होता है। बिजली वाला आता है, वो पाइप की फिटिंग कर जाता है, तो वो पूछता है, वो ये पूछता है कि आपको किस टाइप की सप्लाई लाइंस चाहिए। हमारे घर में दो प्रकार की आ रही होती है, एक 5 एम्पियर वाली आ रही होती है और 15 एम्पियर वाली आ रही होती है। 5 एम्पियर का मतलब क्या है? जिसमें तो पंखे चला सकता है, ट्यूब चला सकता है, मतलब नॉर्मल चीजें चला सकते हो, जिसकी वोल्टेज कम हो, जिसकी वोल्टेज क्या हो? कम। अब जैसे अगर मान ले मैंने 15 एम्पियर वाली लगवाई, मैंने कौन सी लगवाई? 15 एम्पियर। उसमें मैं क्या चला सकती हूँ? ओवन चला सकती हूँ, एसी चला सकती हूँ, फ्रिज चला सकती हूँ, वॉशिंग मशीन चला सकती हूँ, मिक्सी चला सकती हूँ, मतलब हैवी अप्लायंसेस क्या चला सकती हूँ? हैवी। तो वो ना पूछता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने अपने इस हॉल में, देखो ये मैंने 15 एम्पियर वाला छुड़वा रखा है, वो मैंने 15 एम्पियर वाला छुड़वा रखा है, ये जितनी भी लाइट्स लगी हुई है ये सारी कौन सी एम्पियर वाली है? 5 एम्पियर। तो वो सर्किट डिपेंड करता है, वो पहले आके पूछता है आपको कहाँ पे कौन सा कनेक्शन चाहिए। तो मैंने उसको बोला था मुझे यहाँ पे 2 एसी चाहिए, तो उसने मेरे यहाँ पे 15 एम्पियर का कनेक्शन छुड़वा रखा था। और मैंने उसको बोला यहाँ पे मेरे को इतनी लाइट चाहिए, तो ये 5 एम्पियर पे काम कर रही है। समझ गए मेरी बात? तो आपके घरों में 2 लाइन्स आती है, 5 एम्पियर वाली और 15 एम्पियर वाली। डन? ओके, तो देख लो, वी हैव 5 एम्पियर वाली और 15 एम्पियर वाली। ये सारे डिवाइसेस आपस में कैसे कनेक्टेड होंगे? पैरेलल। मैं बताती हूँ, क्योंकि मेरे को पता है, मेरे को जोन सा भी फैन चलाना है उसका अपना स्विच है, मेरे को जोन सी भी लाइट जलानी है उसका अपना स्विच है। तो जब स्विचेस बदलते हैं वी कैन यूज सेपरेटली, तो कौन सी लाइंस होती है? पैरेलल। कौन सी लाइंस होती हैं? पैरेलल। तो तेरे को पहले ये बात ये पता होनी चाहिए, तेरे घर के सर्किट्स पैरेलल है,
वन थिंग, तेरे घर पे दो टाइप की आती है, 5 एम्पियर वाली और 15 एम्पियर वाली। 5 एम्पियर पे तुम लो करंट डिवाइसेस चलाते हो और 15 एम्पियर पे तुम हाई करंट डिवाइसेस चलाते हो। हाई करंट में कौन आते हैं? तेरे कूलर, तेरा एसी, तेरा रेफ्रिजरेटर, ये सब। और लो में क्या आते हैं? तेरे पंखे, तेरे बल्ब, तेरा ट्यूब, ये सब हल्के फुल्के। जैसे तुम चार्ज कर रहे हो अपने फोन को, वो भी 5 एम्पियर में होता है। डन। प्रेस लगाते हो 15 पे लगाते हो, पूछता है वो, मतलब आपको 3 पिन प्लग कहां चाहिए, वो 15 वाला होता है। वो कौन सा होता है? 15 वाला। ओके, सुनो, देखो, इन आर होम वी रिसीव सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक पावर थ्रू अ मेन सप्लाई। मेन से आती है हमारे घर में, ठीक है। अच्छा, आपके पास जब भी सप्लाई लाइन को हम लगवाते हैं ना, तो ना इनकी ना कलर्स रखते हैं हम, जैसे जो भी हमारे घर पे वायरिंग आ रही है, देखो उनके कलर्स है, देखो वहां पे भी कलर दिख रहा होगा आपको। इनके क्या है? कुछ कलर्स। देखो 3 कलर हम लोग ने सिलेक्ट कर रखा है, रेड वाला, ब्लैक वाला, ग्रीन वाला। रेड वाला, ब्लैक वाला, ग्रीन वाला। इन कलर्स का कुछ मीनिंग है। रेड मतलब खतरे की घंटी। रेड का मतलब क्या है? खतरे की घंटी। तो आप वहां पे जो रेड कलर देख रहे हो वो खतरे की घंटी है, उसको बिल्कुल भी नहीं छूना, क्योंकि ये लाइव वायर है। कौन सी वायर है? लाइव वायर। अच्छा, ब्लैक का मतलब है न्यूट्रल। इसको तूने छू भी लिया ना तो कोई फर्क नहीं पड़ना। इसको अगर आपने छू भी लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ना। जो आपकी रेड वायर होती है वो खतरे की घंटी है। जो खतरे की घंटी है वो आपकी कौन सी वायर है? लाइव वायर। जो ब्लैक वायर है वो न्यूट्रल वायर है। अच्छा, जो ग्रीन वायर है वो अर्थिंग है। वो कौन सी है बेटा? अर्थिंग है। तो आपको पहले तो पता होना चाहिए कलर कौन कौन सी है। लाइव वायर का कलर रेड होता है, खतरा। ब्लैक वायर का कलर न्यूट्रल होता है, ठीक है, मतलब न्यूट्रल वायर है वो। और जो ग्रीन कलर की वायर है वो अर्थिंग को दिखाती है, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ, जो लाइव वायर है उसकी वोल्टेज 220 होती है। उसकी वोल्टेज कितनी है? 220। सच्चा हाई वोल्टेज, सच्चा हाई वोल्टेज। और तेरे को पता है वी डायरेक्टली टू किसके होता है? आई के। वी डायरेक्टली टू किसके होता है? आई के। इसका मतलब इसकी वोल्टेज ज्यादा, तो इसमें से करंट क्या फ्लो करोगा? ज्यादा। तो इसका मतलब जो कहते हैं ना कि मैंने तार को हाथ लगा लिया और मेरे को इलेक्ट्रिक शॉक लग गया, वो लाइव वायर से लगता है। वो किससे लगता है? लाइव वायर। क्योंकि वोल्टेज ज्यादा तो करंट ज्यादा, और बेटा करंट ज्यादा तो खतरा भी ज्यादा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? हाँ जी। अब इसके बाद आ जाओ, जो ये तेरी ये वाली वायर है, ये लाइव वायर की वोल्टेज है, वो न्यूट्रल वायर है। दूसरी वायर कौन सी है बेटा? न्यूट्रल। इसकी वोल्टेज 0 है। अब एक बात बता, वोल्टेज ही नहीं है तो करंट होगा? तो इसका मतलब तेरे को कोई दिक्कत नहीं होगी। तूने गलती से ब्लैक वाली तार को हाथ लगा लिया ना, न्यूड, तो तेरे को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तूने न्यूड अगर लाइव वायर को हाथ लगा लिया, तेरे बाल खड़े हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो 220 वोल्टेज की है। किसकी है? 220। अब क्वेश्चन अराइजेस, भैया कहां तो तेरा 220 और कहां तो तेरा 0, ये कितना डिफरेंस क्यों रखा? मैं बताती हूँ, क्योंकि तूने एक लाइन पढ़ रखी है, पोटेंशियल का डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। अगर ये वैल्यू कुछ हुई तो क्या ये डिफरेंस कम नहीं हो जाएगा? इसलिए ये 0 है। इसलिए वो क्या है बेटा? 0। हमने पोटेंशियल के डिफरेंस को मैक्सिमम मेंटेन कराने के चक्कर में वो 220 और वो 0 रख रखी है। कोई दिक्कत? एक बार केस स्टडी में ये क्वेश्चन आया था, लाइव वायर की वोल्टेज कितनी होती है? 220। कलरिंग पूछी थी, तो तेरे को पता होना चाहिए, लाइव का लाल खतरा है, और न्यूट्रल का ब्लैक, और अर्थ वाले का ग्रीन। अर्थ वाले का ग्रीन, यू मस्ट नो। देखो ये बता रखा है, रेड वाली लाइव थी, लाइव की पोटेंशियल 220 था, मैंने कहा ठीक है। ब्लैक वाली न्यूट्रल थी, इसका पोटेंशियल 0 था, मैंने कहा ठीक है। अब ये 0 क्यों था? ताकि पोटेंशियल का डिफरेंस कितना क्रिएट हो जाए? 220। देखो जो ग्रीन वाली थी वो अर्थ वायर थी, वो आपके अर्थ के अंदर, हमने पता क्या होता है, कॉपर प्लेट के थ्रू हम अर्थ में छोड़ देते हैं, ताकि जब कभी कोई एक्स्ट्रा करंट फ्लो करता है ना, वो अर्थ वायर के थ्रू अर्थ में चला जाता है। वो तेरे को करंट फ्लो नहीं, तेरी बॉडी के अंदर करंट फ्लो नहीं करेगा। आप यहाँ पे 3 पिन प्लग लगाते हो, तो उसमें से एक लाइव का है, एक न्यूट्रल का है, और एक ऊपर कोस का है, अर्थिंग का। तो एक्स्ट्रा करंट कभी कोई अप्लायंस में फ्लो करता है, तो वो एक्स्ट्रा करंट अर्थिंग के थ्रू धरती में चला जाता है, तेरी बॉडी में से पास नहीं होगा। क्लियर? आपसे ये पूछ सकता है, फर्स्ट थिंग मेरे से ये पूछ सकता है अभी तक के क्वेश्चंस में, कलर मेरे को बहुत अच्छे से समझ में आ गया, मेरे को लर्न भी हो गया है। लाइव का कलर रेड होता है, अच्छा, न्यूट्रल का कलर ब्लैक होता है, अर्थ का कलर ग्रीन होता है। कलर याद? कलर याद? इसके बाद लाइव की वोल्टेज 220 होती है, न्यूट्रल की वोल्टेज 0 होती है। लर्न? तेरे घर पे कितने प्रकार की सप्लाई लाइन्स आ रही है? 2। 5 एम्पियर वाले में तुम लोग लो करंट डिवाइसेस चलाओगे, 15 एम्पियर वाले में तुम हाई करंट डिवाइसेस चलाओगे। अगर आपको ये मेरे जो पॉइंट्स अभी रिपीट करेंगे आ गए, तो इसका मतलब लेक्चर सही जा रहा है, ठीक है। अब इसके बाद आपसे यह पूछेगा कि भैया मेरे घर में अर्थ वायर का क्या है, और आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अर्थ वायर होनी चाहिए। देखो, आप कोई भी मेटल का केस यूज कर रहे हो, मेटल का केस कैसे? ओवन मेटल का केस है, प्रेस तेरे मेटल की केस है, ठीक है। तुम हीटर यूज करते हो, वो भी मेटल का केस है, ठीक है। अच्छा, हम लोग सैंडविच बनाते हैं, राइट?
सैंडविच बनाते हैं, वो भी किसका केस होता है, जिसमें सैंडविच मेकर मेटल का केस है। समझ गए? तुम लोग इन अप्लायंसेस को यूज करते हो, तुम लोग मिक्सी यूज करते हो, वो भी किसका केस है, मेटल का केस है, राइट? तो मैं बता रही हूं, जब भी आपका कोई मेटल का केस होता है, उसकी पोटेंशियल हमने जीरो सेट कर रखी है। क्या कर रखी है? जीरो सेट। वो वायर अर्थ में जाती है, वो वायर किस में जाती है? अर्थ में। नाम ही बता रहा है, अर्थ वायर कहां जाएगी? अर्थ में। अर्थ वायर कहां जाएगी? अर्थ में। उसका पोटेंशियल कितना है? जीरो। मेरी बात सुनियो, ठीक है? दिस इज डन, क्यों करते हैं हम अर्थ वायर से कनेक्ट? टू अवॉइड द रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक फ्रॉम इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस। होता क्या है, मान ले उन जैसे हीटर होता है, उनके अंदर कॉइल्स होती है, टोस्टर होता है, उसके अंदर कॉइल्स होती है, प्रेस होता है, उसके अंदर कॉइल्स होती है, जैसे उसके अंदर तारे जा रही है, अगर किसी ना किसी वजह से अगर तेरी वायर में टर्न ऑफ हो गया, टर्न ऑफ हो गया, मान ले लाइव वायर में टर्न ऑफ हो गया, लाइव वायर से करंट मेटल में जाएगा, वो जो अप्लायंस है, मान ले प्रेस में करंट आ रहा है, प्रेस में करंट आएगा, अब वो प्रेस में करंट, और तूने प्रेस को छू लिया, तो वो तेरे को लगने से पहले अर्थ वायर के थ्रू धरती में चला जाएगा। समझ गए अर्थिंग का केस? अगर कहीं पर भी मेटालिक अप्लायंसेस के अंदर मान ले कोई करंट की लीकेज हो रही है, करंट की लीकेज से मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मेटल से गुड कंडक्टर, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी, तू हाथ लगाएगा, तेरे को लग जाएगी क्योंकि तू भी कंडक्टर है, तो वो तुझको ना लग के धरती में चली जाए, ये रोल है तेरे अर्थ वायर का। समझ गए? तो देख ले, मैं तेरे को पढ़ के सुना देती हूँ। दिस इज डन, मेन ये पार्ट है, दिस इज डन टू अवॉइड द रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक्स from electrical appliances. Thus, it ensures that any leakage of current to the metallic body keeps it potential to that of the earth and user may not get a severe electric shock. लगा तो हल्का फुल्का लगेगा, मतलब तेरे को इतना नहीं है कि भैया कि भाई झटका खा लिया पूरा। समझ गए मेरी बात? ताकि वो करंट जो एक्स्ट्रा करंट है वो तेरे अर्थ में फ्लो कर जाए, ताकि तेरे को इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे, हमने इसलिए इस मेटालिक बॉडी को अर्थ वायर से कनेक्ट कर रखा है। कोई दिक्कत? चाहे वो तेरा ओवन हो, चाहे वो तेरा मिक्सी हो, चाहे वो देख ले, कभी तेरे को विश्वास ना हो रहा, टोस्टर की पिन कितनी होती है? 3 पिन। प्रेस की पिन कितनी होती है? 3 पिन। अच्छा, ओवन की पिन कितनी होती है? 3 पिन। तुम नोटिस करो ना चीजों को, और वो इसी वजह से है। समझ गए मेरी बात? अच्छा देख, मैंने अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा मोल्ड करके पूछा। देख, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एन अर्थ वायर? अर्थ वायर ट्रांसफर एनी लीकेज, मैंने बोला ना, कोई भी लीक करो करंट, एनी लीकेज ऑफ करंट टू द अर्थ। समझ गए मेरी बात? अर्थ वायर का काम क्या है? कोई भी लीकेज हो रही है उस अप्लायंस में, तो वो तेरी धरती को दे दे, तेरे को ना लगे। मतलब अगर लगे भी तो पता क्या है, अब एक तो सारा ही तेरे को लग रहा है, अब कुछ धरती में जा रहा है, कुछ तेरे को लग रहा है, तू बचा या नहीं बचा? बच गया ना? तो यू मस्ट नो, ठीक है? अर्थ वायर प्रिवेंट फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक, बता दियो, वो लीकेज को धरती में डाल देता है करंट की, ठीक है? समवट अगर तेरे को लगा तो इतना नहीं लगेगा जितना लगना चाहिए, कुछ कम लगेगा, और दूसरा तेरे को इलेक्ट्रिक शॉक से प्रिवेंट कर रहा है। भैया इस स्लाइड खत्म डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट की। आई रिपीट माई सेल्फ, मैंने अभी क्या पढ़ाया आपको? मैंने आपको सबसे पहले ये पढ़ाया, तेरे घर पे सप्लाई लाइंस 2 आती हैं, वन इज ऑफ 5 एम्पियर, अदर इज ऑफ 15 एम्पियर। 5 एम्पियर में तो अपने बल्ब जलवा लियो, पंखे चलवा लियो, ट्यूबलाइट जलवा लियो, मतलब लो करंट डिवाइसेस। और जो तेरे 15 एम्पियर वाले है उसमें तो अपना ओवन चलवा लियो, तो अपना एसी चलवा लियो, जो भी तेरे को चलवाना हो, हाई करंट डिवाइसेस। कोई दिक्कत? ओके, ये हो गया। कलर तेरे को याद होने चाहिए। अब भैया लाइव वायर का कलर क्या है? रेड। अर्थ वायर का कलर क्या है? ग्रीन। अर्थ ग्रीन से ही दिखाते हैं हम लोग। और न्यूट्रल का कलर क्या है? ब्लैक। लाइव वायर की वोल्टेज 220, अर्थ वायर की वोल्टेज 0 है, और तेरे न्यूट्रल वायर की वोल्टेज 0 है। समझ गया? अच्छा, इसके बाद वोल्टेज भी होगी, ये भी लर्न हो गया। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अर्थ वायर? भैया तेरे को इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे, कोई भी लीकेज हो, तो वो लीक्ड करंट तेरे धरती में चला जाए, लेकिन तुझको ना लगे, ये तेरा काम है अर्थिंग का। क्लियर? ये फंक्शन हो गया भाई। ये क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, तभी मैंने डाले हैं, ऐसे नहीं डाले। हाँ जी, अब है बेटा शॉर्ट सर्किटिंग। शॉर्ट सर्किटिंग, शॉर्ट सर्किटिंग होता क्या है? शॉर्ट सर्किटिंग का मतलब क्या है? जैसे अभी आपने पढ़ा भी था, देखा भी था, तुम्हें पता है अभी यहीं पर ही 1 और 2 मंथ्स पहले आग लगी थी, बिल्कुल इसी मंदिर के पास। मंदिर से पास एक शॉप थी, आरओ वाली शॉप थी। आरओ वाली शॉप में आग लग गई थी रातों रात, और किसी को कुछ पता नहीं चला था, और 45 कुछ लाख का नुकसान हो गया था रातों रात। हुआ क्या था, उनके यहाँ पर लाइव वायर और न्यूट्रल वायर टच हो गई थी। पूरा न्यूज में आया था ये कवरेज। तो लाइव वायर और न्यूट्रल वायर आपस में टच कर गई थी। पहले वो पता क्या हुआ, हाई करंट आया। हाई करंट आने से जो ये पीवीसी की कोटिंग थी मेल्ट कर गई। पहले करंट ज्यादा आया पीछे से, पोल से करंट ज्यादा आया। इन्होंने फ्यूज लगवा नहीं रखे होंगे, एमसीबी नहीं लगवा रखी होगी प्रॉपर, तो करंट ज्यादा आने की वजह से वो जो कवरिंग होती है ना पीवीसी, वो मेल्ट कर जाएगी, क्योंकि है तो प्लास्टिक की ये भी, तो वो मेल्ट कर गई मेल्ट करने से तेरे लाइव वायर न्यूट्रल वायर को टच करी। टच करने से स्पार्कलिंग होती है। क्या होती है? स्पार्कलिंग। फिर रुक गई, ठीक है। फिर दोबारा टच करी, क्या हुई? स्पार्कलिंग।
फिर रुक गई, फिर इसे बोलते हैं शॉर्ट सर्किटिंग। इसे क्या कहते हैं? अब है तो आसपास, टर्न ऑफ हो चुकी है, वो टच करती रही। कई लोग एक ही बारी में देख लेते हैं, अशोका टॉयज पे भी आग लगी थी, आग याद है? अशोका टॉयज में भी बहुत न्यूज आई थी, पूरा बिल्डिंग जल गई थी उसकी, और वहां पे भी रीजन शॉर्ट सर्किटिंग का था। लाइव वायर और न्यूट्रल वायर जब एक दूसरे को टर्न ऑफ होने के बाद टच कर जाते हैं तो स्पार्कलिंग होती है। अब क्या होता है, उनके वहां पे क्या था, आरओ का काम। आरओ का काम था, तो सारे आरओ वाले क्या होते हैं, प्लास्टिक कंटेनर्स होते हैं। वो प्लास्टिक कंटेनर्स को एक आग ने पकड़ लिया, एक शॉर्ट सर्किट वाली स्पार्कलिंग ने पकड़ लिया। एक कंटेनर जलना शुरू हुआ। एक कंटेनर जलने से क्या हुआ, पूरी दुकान में आग फैलती 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 पूरी बिल्डिंग को जला गई। तो ये रीजन है शॉर्ट सर्किटिंग का। समझ गए मेरी बात? जब होता क्या है, जब तेरी लाइव वायर और न्यूट्रल वायर टर्न ऑफ हो जाती है, टर्न ऑफ होने की वजह से लाइव वायर न्यूट्रल वायर को क्या कर जाती है, टच कर जाती है। टच करने की वजह से स्पार्कलिंग होती है, स्पार्कलिंग होने की वजह से शॉर्ट सर्किटिंग, उसी को कहते हैं। कोई दिक्कत? देख लो, इफ द इंस्टॉलेशन ऑफ लाइव एंड न्यूट्रल वायर गेट टोन, ठीक है, हट गया, देन द टू वायर टच ईच अदर डायरेक्टली एंड दिस इज नोन एज बेटा शॉर्ट सर्किटिंग। क्या बोलते हैं इसको? शॉर्ट सर्किटिंग। सीधा लाइव वायर न्यूट्रल वायर से जब टच करेगी तो उसे क्या कहोगे? शॉर्ट सर्किटिंग। क्या कहोगे बेटा? शॉर्ट सर्किटिंग। द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज वेरी स्मॉल ड्यू टू विच करंट फ्लो वेरी लार्ज एंड दे मे कॉज अ फायर। स्पार्कलिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा? फायर। अभी ये तो बहुत लाइव एग्जांपल्स हैं। अभी पीछे कार के एक्सेसरी वाली सुभाष चौक पे आग लगी थी, यही थी कि भाई लाइव वायर और आपस में क्या हो गई थी, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर एक दूसरे को टच कर गई थी। पहले टर्न ऑफ हुई, टर्न ऑफ होने से टच कर गई स्पार्कलिंग होगी, स्पार्कलिंग होगी तो आग लग गई। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब पेपर में तुमसे क्या पूछ सकता है भैया कि डिफाइन शॉर्ट सर्किटिंग। तो शॉर्ट सर्किटिंग का क्या है कि जब लाइव वायर और न्यूट्रल वायर टर्न ऑफ होगी, टर्न ऑफ करने के बाद एक दूसरे से टकरा गई, टकराने से स्पार्कलिंग हुई, स्पार्कलिंग से फायर कैच होगी, फायर कैच होने से शॉर्ट सर्किटिंग होगी। राइट? समझ गए? अब है नेक्स्ट टॉपिक बेटा ओवरलोडिंग। क्या है बेटा? ओवरलोडिंग। हुआ क्या था आपको बताती हूं। ओवरलोडिंग की समस्या हमारे साथ आई थी, ओवरलोडिंग की समस्या हमारे साथ आई थी। अब देखो हर रूम में 2 या 3 एसी लगे हुए हैं, राइट? तो हुआ क्या, हर हर टाइमिंग्स हमारी बैचेस की सेम है, टाइमिंग्स हमारे बैचेस की क्या बेटा? सेम है। और सबके बैचेस सेम होने की वजह से सभी क्या चला रहे थे? एसी। तो हुआ क्या था, उसी टाइम नीचे से कोई आया था, तो उसने ये देखा खोल के, वहां पर क्या था, उसने वायर, कुछ हमने बुला रखा था सर्किट चेक करने के लिए, उसने वायर को हाथ लगाया, वो बिल्कुल रेड हॉट हो गई थी वायर। क्यों? क्योंकि एक टाइम पर अगर आप टू मेनी अप्लायंसेस हाई वोल्टेज के चलाते हो तो उसे ओवरलोडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ओवरलोडिंग। टू मेनी अप्लायंसेस सेम टाइम पे रन आउट होंगे, हैवी अप्लायंसेस, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? ओवरलोडिंग। क्या कहते हैं बेटा? ओवरलोडिंग। तो ओवरलोडिंग का मतलब सिर्फ इतना ही है कि जब हाई पावर रेटिंग के अप्लायंसेस एक ही टाइम पे आपने स्विच ऑन कर दिए तो उससे क्या हो जाती है? ओवरलोडिंग। क्या हो जाती है? ओवरलोडिंग। समझ गए मेरी बात? जब टू मेनी अप्लायंसेस एक साथ हाई वोल्टेज के आप ऑन कर देते हो, उससे कौन सी समस्या आती है? ओवरलोडिंग की वजह से। और इससे क्या हो सकता है मैं बताती हूँ। अगर इस चीज को अवॉइड ना करा गया, उस बंदे ने मेरे को ये कहा था या तो इस एसी को बंद करवाओ या तो इसको कहीं और से कनेक्ट कराओ, मतलब नीचे वाली बिल्डिंग से कनेक्ट करा दो या कहीं और से कनेक्ट करा दो। वो ये कहता है कि अगर गलती से भी ये वायर मेल्ट कर गई ना, आपने चला रखा है बहुत हाई अप्लायंसेस, तो करंट की मात्रा क्या आ रही थी आपके घर पे? ज्यादा। करंट की मात्रा ज्यादा आने से वायरिंग पीवीसी मेल्ट करेगी, पीवीसी मेल्ट करेगी तो क्या पकड़ सकती थी? आग। तो वो मेरे को कम से कम 2 या 3 बार वार्न करके गया था, तो इसलिए मैंने बंद करना शुरू कर दिया था। याद आ रहा है कुछ? डन। तो होता क्या ओवरलोडिंग में, जब आप हाई रेटिंग वोल्टेज डिवाइसेस एक साथ रन करते हो एक टाइम पर, तो वहां पे समस्या किसकी आ जाती है? ओवरलोडिंग। किसकी आ जाती है? ओवरलोडिंग। समझ गए? इसकी वजह से पहले शॉर्ट सर्किट के आने के भी चांसेस है। दे मे कॉज फायर एज लार्ज करंट इज फ्लोइंग, हीट प्रोड्यूस होगी हाई टेम्परेचर पे। मैंने यही बताया आपको, हाई टेम्परेचर पे एक आप हाई करंट डिवाइसेस चला रहे हो, हीट ज्यादा आ रही है, करंट ज्यादा आ रहा है, तो आग लगने का खतरा। कोई दिक्कत? यही समझाया भैया। आपको बता दूं, शॉर्ट सर्किटिंग की डिफाइन आ सकती है और ओवरलोडिंग की डिफाइन आ सकती है। ठीक है? या ये पूछ सकते हो डोमेस्टिक अप्लायंसेस को रन करने में आपको क्या क्या समस्या फेस करनी पड़ सकती है, तो ये बता सकता है लीकेज की वजह से मेरे को अर्थिंग करवानी चाहिए ताकि मैं वो चीज फेस ना करूं, शॉक ना लगे, इलेक्ट्रिक शॉक। ठीक है? तो ये बता सकता है कि शॉर्ट सर्किटिंग की समस्या आ सकती है, डोमेस्टिक ओवरलोडिंग की समस्या आ सकती है तेरे को। राइट? ये पता होना चाहिए। अब आप क्या करो कि भैया आपके घर पे ओवरलोडिंग ना हो। ठीक है? अब देखो, मैंने, उसने मेरे को क्या बोला था, आप सारे एसी एक ही लाइन से मत चलाओ, कुछ एसी नीचे वाली लाइन से बिल्डिंग से कनेक्ट करवा दो। उसने यही बोला ना, तो इसका मतलब आप सिंगल लाइन में सारे आउटपुट मत दो। यही बात होगी ना कि भैया मेरे फ्लोर की लाइन नहीं एक है,
राइट। उसने मेरे को ये सलाह दी थी, आप नीचे वाले फ्लोर से कनेक्ट करा लो 2-3 एसी। तो उससे क्या होगा, यहां वाले की सप्लाई लाइन पे लोड क्या होगा, कम होगा। तो सिंगल आउटपुट मत दो, उसने मेरे बोला था सिंगल अप्लायंस, मतलब इतने सारे अप्लायंसेस को एक ही आउटपुट से मत चलवाओ। उसने मेरे को इसका जवाब ये दिया था। ओके ठीक है। अच्छा, कोई उसके अंदर फॉल्ट तो नहीं है, बार बार चेक करते रहो ताकि आग ना लगे। अब मान लो यही अशोका टॉयज वाला अपने वहां पे चेकिंग करा लेता कि भाई कहीं मेल्टिंग तो नहीं हो रही टाइम टू टाइम, तो अब उसको पता होता मेल्टिंग मतलब कोई वायर टर्न ऑफ तो नहीं होगी। अगर वो चेक करा लेता, शॉर्ट सर्किटिंग का खतरा कम हो जाता। तो टाइम टू टाइम ये फॉल्ट्स को देख लेना चाहिए, राइट। और अगर मान लो कोई ऐसा फॉल्ट है, इट शुड बी रिपेयर्ड टाइम। इस बात पे कोई लापरवाही बरतनी नहीं चाहिए इन सब चीजों पे। फ्यूज और एमसीबी, भैया आपको इसका पता होना चाहिए, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर इज कॉल्ड एमसीबी, और फ्यूज इसके बारे में पता होना चाहिए। एक बात बताओ, यहां तक का क्लियर पार्ट। देखो मैंने 2 चीजें आपको समझाई हैं। शॉर्ट सर्किटिंग का मतलब क्या होता है, जब लाइव वायर न्यूट्रल वायर को एक दूसरे के साथ टच कर जाएगी, उसकी वजह से स्पार्कलिंग प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होगी, करंट प्रोड्यूस होगा, करंट की वजह से हीट आएगी, करंट की वजह से हीट आने की वजह से स्पार्कलिंग आएगी, स्पार्कलिंग आने की वजह से आग लगने का खतरा, ओवरलोडिंग। जब हाई रेटिंग वोल्टेज के डिवाइसेस आप एक साथ रन आउट कर देते हो, उसकी वजह से ओवरलोडिंग का खतरा। अच्छा, अब इस चीज को अवॉइड करने के लिए क्या करो, आप सिंगल आउटपुट से सारे अप्लायंसेस मत चलाओ, राइट। यही बचने का तरीका है। वन थिंग ये, अगर आपको कहीं पर ऐसा कोई पोर्ट लगता है, टाइम टू टाइम ना, मेरा मानना भी यही है, अगर मान लो मैं हूं यहां पर, तो मैं टाइम टू टाइम इन सब चीजों को देखती हूँ कि कुछ हो तो नहीं रहा, मैं चेक करती रहती हूँ। तो चेक करते रहना चाहिए और इन सब चीजों को आप अवॉइड कर सकते हो, राइट। फ्यूज, देखो फ्यूज जो है ना, ये प्रॉपर रेटिंग का आपको यूज करना चाहिए। वन थिंग, फ्यूज क्या है, एक सेफ्टी डिवाइस है। एक वायर आती है फ्यूज की, एक वायर आती है, ये एक सेफ्टी डिवाइस है। ये वायर ना तेरे सप्लाई लाइन के साथ कनेक्ट होती है। किससे कनेक्ट होती है, सप्लाई लाइन के साथ कनेक्ट होती है। अब तो एमसीबीज आ गई हैं, पहले फ्यूज आते थे, पहले फ्यूज वायर्स आती थी, फ्यूज वायर इतनी सी होती है, इसको हम अपने सप्लाई लाइन के साथ कनेक्ट करते हैं। तो मैंने तुम्हारे को बोला कि कई बार खतरा ये आता है, पीछे से करंट जाना आने की वजह से वायर की कोटिंग मेल्ट कर जाती है। तो फ्यूज वायर का काम क्या है, तेरे घर में मेन करंट भेजने से पहले, बाकी जगह पे जैसे तेरे घर पे सप्लाई लाइंस है, तेरे घर पे सप्लाई करने से पहले ये डिटेक्ट कर लेता है कि कोई हाई करंट तो नहीं आ रहा पीछे से। हाई करंट आते ही फ्यूज वायर खुद मेल्ट कर जाती है। अब फ्यूज वायर खुद मेल्ट कर गई तो ये सर्किट क्या हो गया, ब्रेक। आगे करंट तेरे घर पे आ नहीं पाएगा, तेरे घर की पूरी लाइट चल जाएगी। मेरी बात ध्यान से सुनो, जो तेरा मेन सप्लाई लाइन है, जहां पे तेरे मीटर लगे होते हैं, वहीं पर फ्यूज वायर कनेक्ट कर दी जाती है। वहीं पर क्या कनेक्ट कर दी जाती है, फ्यूज वायर। जैसे ही करंट ज्यादा आता है, फ्यूज वायर खुद मेल्ट कर जाती है, तेरे घर पे करंट नहीं जाने देती। तो अब एक बात बता, वो खुद मेल्ट कर गई लेकिन तेरे घर पे खतरा नहीं आया। समझ गए मेरी बात। फिर क्या करते हैं हम लोग, बुलाते हैं इलेक्ट्रिशियन को, वो आता है, हमारे घर पे वापस कैसे आएगा, सब कुछ सेटअप कैसे होगा, वो आएगा, इस वायर को कट करेगा, इस वायर को कट करेगा, इनके बीच में दोबारा से नई फ्यूज वायर लगा देगा। ठीक है। अब होता क्या था भैया, करंट तो हमारे यहाँ इंडिया में तो बहुत फ्लक्चुएट करता ही करता है। अब ये चीज फ्लक्चुएशन चल रही है, हम क्या बार बार इलेक्ट्रिशियन को बुलाते रहे, तो हमने एमसीबी लगवा ली। तो फिर होता क्या, जब करंट ऊपर नीचे होता है तो एमसीबी डाउन हो जाती थी। एमसीबी क्या हो जाती है, डाउन। फिर उस टाइम पे तेरा, अब ऑब्वियसली बात है, जब एमसीबी डाउन होगी उस टाइम पे जो खतरा था वो टल गया, फिर तू जाएगा एमसीबी क्या कर लेगा, अब तेरे होने से ही सब कुछ ठीक हो गया, तेरे को बुलाना नहीं पड़ा। तो अब आज के टाइम पे हम लोग क्या करवाते हैं, एमसीबी लगवा देते हैं कि करंट का जैसे ही फ्लक्चुएशन आता है एमसीबी डाउन हो जाती है। फिर जब जब हमारे को लगता है, थोड़े टाइम बाद हमें पता लगता है कि कुछ हुआ, हम एमसीबी जाके क्या कराते हैं अप। तो आजकल किसका ट्रेंड है, एमसीबीज का। पहले किसका था, फ्यूज वायर लगती थी एक नॉर्मल, 20-30 रुपए की वायर आती थी, वो लगवाते थे, इलेक्ट्रिशियन आता था, 50 रुपए अपनी खर्ची लेता था, लगा के चला जाता था। अब उस चीज को अवॉइड करने के लिए हमने एमसीबीज लगवा दी। सुन लो, इट इज अ सेफ्टी ड्राइव हैविंग अ शॉर्ट लेंथ और थिन प्लेटेड कॉपर वायर जिसका मेल्टिंग पॉइंट लो है। तो जैसे ही थोड़ा सा भी करंट हाई आया, which melts and break the circuit, which melts and break the circuit, and if the current exceed the safer value, उसको पता है, उसका उसके अंदर ना सेट है कि भाई उसकी सेफर वैल्यू कितनी है। वो सेफर वैल्यू से जैसे एक्सीड करता था, एमसीबी फ्यूज वायर मेल्ट कर जाती थी। फ्यूज वायर क्या कर जाती थी, मेल्ट कर जाती थी। अब फ्यूज वायर कनेक्टेड इन सीरीज विद अ लाइव वायर, क्योंकि वहीं से करंट आ रहा है ना, तो वो लाइव वायर के साथ कनेक्ट कर देते थे। इट वर्क्स ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीट अप करने की वजह से मेल्ट हो जाता था। फ्यूज वायर रेटेड होती है, जैसे 1 एम्पियर वाली भी आती है, 2 एम्पियर वाली भी आती है, 3 एम्पियर वाली भी आती है, 10 वाली भी आती है, 15 वाली भी आती है, 100। एक बार सीबीएसई में क्वेश्चन दिया आया, फ्यूज वायर की रेटिंग बताना, देखो कितने वाली है, 1 वाली, 2 वाली, 3 वाली, उसके बाद 10 और 15 वाली। इट इज ए एम्पियर, सॉरी, समझ गए। एज सच एग्जाम्पल आप करके डाल सकते हो, राइट। इंपॉर्टेंस ऑफ फ्यूज, भैया ये तेरे घर के डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक अप्लायंस को क्या कर सकता है, सेव कर सकता है। तुम्हें पता है आज के टाइम पे तो ऐसा नहीं है, क्योंकि आज के टाइम पे ना हमने पहले से ही ना मेन सर्किट में ही सब कुछ स्टेबलाइज करा रखा है। नहीं तो अब एक बात बताऊं,
तुमने नोटिस किया हो जिनके घर में पुराने फ्रिज हो उनके पास ना एक ब्लैक कलर का डब्बा सा होता है जिसको हम स्टेबलाइजर बोलते थे, फ्रिज के पास लगाते थे हम लोग। वो स्टेबलाइजर फ्रिज के पास लगाते थे। वो पता क्या करता था, जो भी करंट आ रहा ताकि तेरा फ्रिज खराब ना हो, क्योंकि फ्रिज महंगा होता था, फ्रिज महंगा है तो वो खराब ना हो, इसलिए वो करंट को स्टेबलाइज करके तेरे फ्रिज को देता था। अच्छा, ये विश्वास ना हो रहा हो, जैसे आजकल एसी भी अब ऐसे वाले आ गए हैं, क्योंकि हमारा अब हमने ना मेन लाइन में ही स्टेबलाइजर लगवा रखे हैं। पहले क्या होता था, एसी को आप स्टेबलाइजर से कनेक्ट करते थे, फिर वो वोल्टेज कांस्टेंट करके इसको देता था, क्योंकि एसी महंगे होते हैं, राइट। 50,000 से कम एसी नहीं है आज के डेट में, और 50,000 से कम एसी नहीं है आज के डेट में, तो हम लोग इस चीज को बचाने के लिए अपने एसी को, कि भाई इसमें कोई वोल्टेज का कोई फर्क ना पड़े, वोल्टेज फ्लक्चुएट होने से फर्क ना पड़े, हम इस पे स्टेबलाइजर कनेक्ट करवा देते थे 1500-2000 का, जिससे ये इसको स्टेबलाइज करके फिर करंट फ्लो रहा है। समझ गए मेरी बात? तो ये स्टेबलाइजर भी हम इसी कारण लगाते थे, ताकि वोल्टेज फ्लक्चुएशन से तेरे अप्लायंसेस में फर्क ना हो। ओके, नेम 2 सेफ्टी मेजर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट एंड अप्लायंसेस। हाँ जी, आप इलेक्ट्रिक सर्किट और अप्लायंसेस में कौन से सेफ्टी मेजर्स लेते हो? अर्थ वायर और फ्यूज। एक्सप्लेन व्हाई कॉपर वायर कैन नॉट बी यूज एज अ फ्यूज वायर। बता दो। क्योंकि कॉपर वायर का क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा। आपको कौन सी लेनी चाहिए जिसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या हो, लो, ताकि मेल्ट तो करे, करंट एक्स्ट्रा आने में मेल्ट भी तो करे सामने वाली। मेल्ट नहीं करेगी तो तेरा क्या फायदा उस सब का? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत जी? तो यहां से बेटा आपसे क्या पूछ सकता है, शॉर्ट सर्किटिंग क्या है? जब लाइव वायर और आपकी न्यूट्रल वायर में टर्न ऑफ होने की वजह से वो डायरेक्टली एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, स्पार्कलिंग होती है, शॉर्ट सर्किटिंग होती है, वो आपका क्या है, शॉर्ट सर्किटिंग। जब टू मेनी हाई अप्लायंसेस डिवाइसेस एक दूसरे के साथ रन ऑफ कराते हो तो उससे क्या हो जाती है, ओवरलोडिंग। फ्यूज वायर एक थिन टिन प्लेटेड कॉपर वायर है, थिन टिन प्लेटेड कॉपर वायर है, शॉर्ट है, लो मेल्टिंग पॉइंट है इसका, तो जब भी ये मेल्ट कर जाती है, जैसे करंट अपने सेफर वैल्यू से एक्सीड करता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? और इंपॉर्टेंस क्या है, ये हमारे को मतलब कोई भी डैमेज होने से अप्लायंसेस को बचाता है, तो इसके अंदर ये था। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्सप्लेन वाई शुड नॉट यूज अ थिक वायर एज अ फ्यूज वायर। मैं बताती हूँ, थिक वायर लोगे तो भैया उसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अब एक बात बताओ, वो मेल्ट ही नहीं करी टाइम पे, ठीक है, अगर वो मेल्ट ही नहीं करी, थिक वायर है तो उसका एरिया भी क्या होगा, ज्यादा, रेजिस्टेंस क्या होगा, कम। रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट फ्लो कर जाएगा, राइट। इस वजह से वो अपने टाइम पे मेल्ट ही नहीं करी, तो मैं उसको क्या करूंगी यार। फ्यूज वायर का एम क्या है हमारा, उसको मेल्ट करा के करंट अपनी सेफर वैल्यू से ज्यादा एक्सीड ना करे। मेन पॉइंट ये है भैया, करंट अपनी सेफर वैल्यू से एक्सीड ना करे। कोई दिक्कत? नेक्स्ट, व्हाट इज एमसीबी, ऑन व्हाट प्रिंसिपल इट वर्क्स। सुनो, एमसीबी ना एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट है और ये मैग्नेटिक इफेक्ट पे वर्क करता है। अब फ्यूज क्या था, हीटिंग इफेक्ट पे वर्क करने वाला, क्योंकि हीट ज्यादा आने से वो मेल्ट करता था। ये मैग्नेटिक इफेक्ट पे करता है, जिससे वो नीचे डाउन हो जाता है। एमसीबी मैंने बताया ना आपको डाउन होती है। बस आपसे ये पूछा गया था कि एमसीबी किस पे वर्क करता है। एमसीबी वर्क करता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे। किस पे वर्क करता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे। हजार्ड्स, भाई इफ अ पर्सन टच लाइव वायर ही गेट्स इलेक्ट्रिक शॉक, इट कैन इवन किल अ पर्सन। तो प्रॉब्लम ये है कि आप लाइव वायर को टच ना करो, ये आपके साथ हजार्ड्स हो सकते हैं। ड्यू टू शॉर्ट सर्किट या इट कैन कॉज फायर। ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किटिंग की वजह से क्या हो सकती है, फायर, आग लग सकती है। ये चीज अवॉइड होनी चाहिए। हाँ जी, कहीं पर भी कोई लूज कनेक्शन है, डिफेक्टिव स्विच है या प्लग्स है, स्पार्किंग होगी, स्पार्किंग से आग लगने का खतरा है। तो ये चीजें भी अवॉइड करनी चाहिए। क्या है ना हमने कि ये चीज आपको बार बार चेक करनी चाहिए, कहीं पर लूज कनेक्शन है, कहीं पे टर्न ऑफ हो रहा है, वो एक दूसरे को टच करके स्पार्कलिंग ना हो जाए, आग ना लग जाए। ये सब चीजें हमें टाइम टू टाइम अपडेट होकर चेक करनी चाहिए, राइट। प्रिकॉशंस, जो भी आप हाउस होल्ड वायर यूज करें ना, इट मस्ट बी ऑफ गुड क्वालिटी। इससे आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए, रातों रात उड़ जाओगे। डू नॉट टच द स्विच बोर्ड विद द वेट हैंड, गीले हाथों से इनको मत टच करो। देयर शुड बी नो ओवरलोडिंग, ओवरलोडिंग को अवॉइड करो। ऑल द स्विच शुड बी पुट इन द लाइव वायर, राइट। यूज अ प्रॉपर रेटिंग। पता क्या है, मान ले जहां पर भी आप फ्यूज वायर को लाइव वायर से सीरीज में कनेक्ट कर रहे हो, वो उसकी रेटिंग प्रॉपर होनी चाहिए। पता चले वो तेरी सेफर वैल्यू उस वाले सर्किट के लिए 5 एम्पियर की है और तू लगा के बैठी हुई है 10 एम्पियर का, तो वो तो सेफर वैल्यू से एक्सीड कर गया ना। तो प्रॉपर रेटिंग का फ्यूज प्रॉपर जगह पे, वो इलेक्ट्रिशियन को पता होता है, आपको बस ये पता होता है मेरे को यहाँ पे ये चलाना है, वो उसको सब ज्ञान है कि किस तरीके से कैसे सेट करना है। समझ गए? बट आपको नॉलेज होनी चाहिए, ये सारी बातों को ध्यान में रख के हम इलेक्ट्रिक से सर्किटिंग कराते हैं। ओके, अर्थिंग और मेटल वायर शुड बी डन। जितने आपको जो अर्थिंग करानी है वो भी प्रॉपर होनी चाहिए।
भाई ये वाला क्वेश्चन मैंने पहले करा दिया था, याद है? ये उसमें आया था सैंपल पेपर के अंदर। एक तो और है जो मेरे को कराने हैं। हाँ जी, देखो ये ना वो है, एग्जाम्पलर के क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने डाल दिया। ये ए है और ये बी है, यहां पे कोई पॉइंट पी है और यहां पे कोई पॉइंट क्यू है। R1 ग्रेटर है R2 से, ये R1 है और ये R2 है। R1 ग्रेटर है किससे? R2 से। वो कह रहा है किसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। मैंने आपको ये पढ़ा है, डिस्टेंसेस बढ़ेंगे तो फील्ड वीक होती है, डिस्टेंसेस कम होंगे तो फील्ड क्या होगी? स्ट्रॉन्ग। तुम, मेरे अंदर से करंट फ्लो हो रहा है, मेरे आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, तुम मेरे से दूर बैठे हो, तुम्हें क्या प्रभाव पड़ना है? कुछ नहीं पड़ना। लेकिन तुम मेरे करीब हो तो मेरा इन्फ्लुएंस तुम पर आएगा। तो अब एक बात बता, किस पे ज्यादा आएगा? कौन बड़ा है? R1 बड़ा है, इसका मतलब R2 क्या है? छोटा। R2 क्या इन्फ्लुएंस आएगा मैग्नेटिक का, तो मैक्सिमम कहां दिखेगी? क्यू के अंदर। दैट्स इट। साफ साफ लिखा हुआ, एज वी मूव अवे फ्रॉम द कंडक्टर मैग्नेट वुड बी स्ट्रॉन्गर नियर द पॉइंट क्यू। क्यों? क्योंकि R1 क्या है बेटा? दूर। दूर है तो इन्फ्लुएंस नहीं आएगा मैग्नेटिक फील्ड का। R2 क्या है बेटा? पास। पास है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड का इन्फ्लुएंस आएगा। और बेटा थी ये क्वेश्चन 2 नंबर में आया था और कुछ भी नहीं था इसके अंदर। अभी मैंने लेटेस्ट भी देखा था, हमने केस स्टडी देखी थी ना इस क्वेश्चन के ऊपर, और 4 नंबर की केस स्टडी आ रखी है इस क्वेश्चन के ऊपर। और मैं बताती हूँ उस केस स्टडी में भी क्या था, बता देते हैं आपको। पहले बात बताओ, ये समझ में आया? जैसे R1 है और R2 है, मैग्नेटिक फील्ड ना, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ डिस्टेंस के इनवर्स होती है। डिस्टेंस ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड कम, डिस्टेंस कम मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा। तो डिस्टेंस कम मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा, तो इट शुड बी R2। 1-2 नंबर का क्वेश्चन तो ये मान लो। अच्छा मैं बताती हूँ, देखो आपको पता है करंट का जा रहा है अप, करंट का जा रहा है अप, तो राइट हैंड थंब रूल लगता है। क्या लगता है? राइट हैंड थंब रूल। जब करंट अप जा रहा है तो ये डायरेक्शन कैसे हुई? एंटी। क्या हुई? एंटी। अब एक बात बता, जैसे करंट ऐसे जा रहा है और ये देख, ये क्यू से ऊपर की तरफ उठ रहा है, क्यू से कहां आ रहा है? ऊपर। और ये इससे कहा जा रहा है? इनवर्ड। तो ये अप और वो क्या जा रहा है उसके अंदर? डाउन। वो मतलब आउट और इन बोल सकते हो आप इसको। ये देख, जैसे करंट ऐसे जा रहा है, ये यहां से उभर के आ रहा है और पी से कहा जा रहा है? अंदर। यू मस्ट नो। तो ये देखो मैंने लिख भी रखा है शायद, ये रहा। हाँ देखो, एट पॉइंट क्यू इट इज गोइंग अवे। देखो यहां से निकल रहा है ना, देखो ये यहां से निकल रहा है ना, अवे जा रहा है ना, और पी से कहां घुसेगा? अंदर। समझ गए? पी के क्या हो गया? टूवर्ड्स, और क्यू से क्या हो गया? अवे। यू मस्ट नो, राइट? अच्छा जी, उसके बाद ये कह रहा है, जैसे आप मैग्नेटिक कंपास नीडल को प्लेन ऑफ द पेपर नियर पॉइंट ए रखते हो, शुड अ स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग कंडक्टर शुड बी प्लेस्ड सो दैट इट प्लेस थ्रू ए एंड देयर इज नो चेंज इन द डिफ्लेक्शन ऑफ द कंपास, अंडर व्हाट कंडीशन द डिफ्लेक्शन इज मैक्सिमम एंड व्हाई? मैं बताती हूँ। आपने ना 2 डायरेक्शंस पढ़ी थी, एक पढ़ी थी परपेंडिकुलर और एक पढ़ी थी पैरेलल। आपने जब भी प्लैमिंग लेफ्ट हैंड रूल भी पढ़ा, आपने क्या बोला? ये 3 फिंगर्स को हम इस तरीके से होल्ड करेंगे, दे मस्ट बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। व्हाई नॉट पैरेलल बोला? मैं आपको इसका रीजन बताती हूँ। क्योंकि जो फोर्स डेवलप होता है वो मैक्सिमम होता है परपेंडिकुलर में और मिनिमम होता है पैरेलल में। तो वो पूछ रहा है कि मैं वो डिफ्लेक्शन को मैक्सिमम कब देखूंगा? बेटा जी जब वो परपेंडिकुलर होंगे। और मिनिमम पूछे, मिनिमम क्या? नो आता है, नो इफेक्ट आता है जब वो पैरेलल हो। मिनिमम पूछे तो नो इफेक्ट आता है, ये बात ध्यान रखना कि हर, जैसे मैग्नेटिक फील्ड, करंट, फोर्स, ये सारे म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए एक दूसरे के। तो परपेंडिकुलर में मैक्सिमा आता है और नो फर्क या मिनिमम बोले तो पैरेलल में आता है। किसमें आता है? पैरेलल में। वो तेरे से पूछ रहा है कि नो आए तो नो का क्या रीजन होगा? पैरेलल वाला। और मैक्सिमम आए तो परपेंडिकुलर वाला। वी नो दैट व्हेन एंड डायरेक्शन ऑफ करंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर द डिफ्लेक्शन इज मैक्सिमम, बट व्हेन दे आर इन सेम प्लेन, मतलब पैरेलल है, सेम प्लेन का मतलब क्या हो गया बेटा? नो डिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस। मैं आपको फिर रिपीट करती हूं, जब आपको मैक्सिमम डिफ्लेक्शन चाहिए तो मैग्नेटिक फील्ड और करंट एक दूसरे के प्रीपेंडिकुलर होने चाहिए। बेटा जी मैंने यही क्वेश्चन सेम एमसीक्यू में भी देखा है। तो मैक्सिमम देखना हो तो इट शुड बी परपेंडिकुलर और मिनिमम देखना हो इट शुड बी पैरेलल। ये बात याद रखें। वे 3 के नंबर है अगर आप परपेंडिकुलर और पैरेलल वर्ड ध्यान रखते हो तो। कोई दिक्कत? हाँ जी। It is established that an electric current through a metallic conductor produces a magnetic field around it. Is there a similar magnet produced around a thin beam of moving alpha particle or neutrons? मैं आपको बताती हूँ। अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं? न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब कोई चार्ज नहीं है।
अगर वो न्यूट्रल है, मेरी बात ध्यान से समझना प्लीज, अगर वो न्यूट्रल है तो न्यूट्रल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन जब आप चार्ज पार्टिकल डालते हो, चार्ज पार्टिकल से करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी? ज्यादा, क्योंकि याद कर आई के क्या था? डायरेक्ट। करंट मैग्नेटिक फील्ड के क्या था? डायरेक्ट। करंट मैग्नेटिक फील्ड के क्या था? डायरेक्ट। बट इनवर्सली किसके था? डिस्टेंस। इनवर्स किसके था? डिस्टेंस। इनवर्सली टू डिस्टेंस होता है, डायरेक्टली टू करंट होता है। मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली टू क्या होता है? करंट। और इनवर्सली टू क्या होता है? डिस्टेंस। अब अल्फा पार्टिकल बढ़ा रही है, अल्फा पार्टिकल बढ़ा रही है, दे आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। अगर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है तो करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगी। कोई दिक्कत? What is the difference between a direct and alternating current? How many times the AC does AC used in India change direction in 1 second? 1/100 times. बताया था ना, बताया था ना अभी। और एसी और डीसी में बता दोगे? एसी में क्या होता है? ऑल्टरनेटिंग करंट है, पोलैरिटी फिक्स नहीं होती है। अच्छा, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में उनकी डायरेक्शन क्या होती है? चेंज होती है। बट डायरेक्ट में इट करंट फ्लोज ओनली इन वन डायरेक्शन। धन्यवाद, आपका टॉपिक समाप्त।